हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर फोर्थ ऑफ सर्वेइंग सेकंड। सो आज हम सर्वेइंग सेकंड का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी स्टडी सम मोर अबाउट ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। जो हमारा लेक्चर थर्ड था उसके अंदर हमने ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट के बारे में पढ़ा। उसके डिटेल में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एंगल्स हम मेजर करते हैं। पर इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम बेयरिंग लेते हैं थियोडोलाइट की हेल्प से, क्या क्या मेजरमेंट हम कर सकते हैं थियोडोलाइट से, थियोडोलाइट दिखता कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेयरिंग ऑफ ए लाइन। ये बेयरिंग ऑफ ए लाइन हम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बेयरिंग। सो बेयरिंग ऑफ ए लाइन, इसके अंदर ये वाले स्पेलिंग जो है करेक्ट हैं बेयरिंग के, ओके कर लेना। सो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद सम रेफरेंस डायरेक्शन और मेरिडियन। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ होती है। इसके अंदर एक तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है इन मैग्नेटिक डायरेक्शन में, जहाँ कंपास आपकी शो करती है नॉर्थ को, और एक बिल्कुल अगर सेंटर से एक वर्टिकल लाइन खींचे तो वो बन जाएगा ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। सो ट्रू नॉर्थ से या किसी भी रेफरेंस लाइन से, जैसे नॉर्थ से, मैग्नेटिक नॉर्थ से हमें ट्रू नॉर्थ तक का एंगल देखना है। ट्रू नॉर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है और हमारी कंपास है इधर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। हम अगर उससे वहाँ से इस ऑब्जेक्ट का एंगल देखेंगे घुमा के, तो जितना एंगल आएगा वो अपना बेयरिंग ऑफ ए लाइन होगा। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर थे जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में, उसके अंदर हमने फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग के बारे में पढ़ा था डिटेल में। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होते हैं? द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल। जो मैग्नेटिक नीडल से डायरेक्शन आती है, बताया मैंने आपको, जो कंपास होती है, ठीक है, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ इशारा करती है। मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ रहती है, ठीक है, हमारे अर्थ की मैग्नेटिक पावर की वजह से। So it's unaffected by local attraction force is called magnetic meridian, and the horizontal angle made with the object or line is called magnetic bearing। अगर जो मैग्नेटिक लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जैसे अभी आपको बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक लाइन से अगर हम मापना शुरू करते हैं तो उसको कहेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू मेरिडियन कौन सा हो जाएगा? ट्रू मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इन द is the line in which the plane passing through the given point at the north and south poles intersect the surface of the earth। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल वर्टिकली हमने लिए हैं अर्थ के, तो उससे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आगे, उससे मापेंगे तो ट्रू मेरिडियन हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या है? सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन। तो डैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मीन्स अर्थ में जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक नॉर्थ, जो ट्रू ये वाला एंगल मीन्स ट्रू मेरिडियन के साथ ट्रू नॉर्थ एंगल बनाता है, इस एंगल को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके, सो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ है। ओके, सो जो मैग्नेटिक, उसके अंदर जो दोनों में बीच में एंगल होगा ना, एम एन और टी एन के बीच में, तो वो होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब ये हमारा ए स्टेशन है, इससे हमने बी ऑब्जेक्ट को देखा, तो मैग्नेटिक बेयरिंग कितना हो जाएगा? इससे मैग्नेटिक बेयरिंग से लेके बी तक का जो एंगल बनेगा वो होएगा मैग्नेटिक बेयरिंग। ट्रू बेयरिंग कितना हो जाएगा? ट्रू नॉर्थ से लेके ट्रू वाली लाइन से, ट्रू मेरिडियन से जो बी ऑब्जेक्ट तक का एंगल होगा, ये वाला एंगल बन जाएगा ट्रू बेयरिंग। ओके, सो डिटेल में आपको क्लियर हो गया कि ट्रू बेयरिंग कैसे होगा। अब जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है और ट्रू नॉर्थ साउथ है, हम ऑब्जेक्ट ए स्टेशन से देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बी स्टेशन पे, तो जो यहाँ से एंगल होगा वो बन जाएगा मैग्नेटिक बेयरिंग, और जो इस तरफ से होगा वो बन जाएगा ट्रू बेयरिंग। ओके, सो ये हमारा है थियोडोलाइट, ठीक है, ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। सो बेसिकली ऑब्सोलीट हो गया, आजकल डिजिटल थियोडोलाइट का यूज़ किया जाता है सर्वेइंग की साइट पे, या फिर अभी भी इनका यूज़ किया जाता है कुछ सर्वेइंग की छोटी साइट्स पे। तो बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क्स के अंदर डिजिटल थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं, इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड एक्यूरेट।
सो इन दिस यू कैन सी इट इज़ ए ट्राई बैक प्लेट। ओके, यहाँ पे इस नीचे ट्राई बैक प्लेट है, उसके ऊपर लेवलिंग स्क्रूज लगे हुए हैं 3, एक 2 सामने एक इसके पीछे है, ठीक है, तीसरे कोने पे ट्राई बैक प्लेट के। ओके, उसके बाद तो फिक्सिंग स्क्रूज है, टेंजेंट स्क्रूज कहते हैं इनको। उसके बाद ये आपका ये आई पीस लगा हुआ है देखने के लिए, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास, अब रीडिंग चेक करने के लिए। जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है इसके अंदर वर्नियर लगा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्नियर। इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, कितनी होती हैं 20 सेकेंड्स तक। ओके, 20 सेकेंड तक होती हैं, मिनट के 3 पार्ट, मीन्स 20 डिग्री तक। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 20 मिनट्स तक की रीडिंग ले सकते हैं, 1/3 ऑफ ए मिनट, 1/3 ऑफ ए डिग्री। सो नेक्स्ट, उसके बाद आपका ये टी फ्रेम लगा हुआ है, उसके ऊपर आपका टेलीस्कोप माउंटेड है, एंड टेलीस्कोप के ऊपर आप स्क्रूज देख सकते हैं, उनको फोकस करने के फोकसिंग स्क्रूज लगे हुए हैं। ओके, एंड ये वर्टिकल वर्नियर है, वर्टिकल प्लेट है, इसके ऊपर वर्टिकली एंगल देखते हैं, जो मीन्स अगर आपने किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हाइट मापनी है तो आप ये वाला एंगल इस वर्टिकल प्लेट से देखेंगे। ओके, ये आपकी थ्योडलाइट की मान लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है, और ये आपका व्यूइंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक आपने मापनी है, तो आपको एंगल चाहिए हाइट मापने के लिए, तो आप इस वर्टिकल प्लेट से एंगल मेजर करेंगे। ओके, और अगर हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का एंगल देखना तो नीचे से, जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है और आपका सीधा ये टेलीस्कोप खड़ा है बिल्कुल सीधा, तो अपने हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट तक का एंगल देखना है अल्फा, तो आप इससे हॉरिजॉन्टल एंगल देखेंगे। ओके, सो लाइक दिस हॉरिजॉन्टल एंगल इस प्रकार से, जैसे आपने ये आपका बी स्टेशन है, अब आपने सी की तरफ मूव करना है, तो आप सी को अपना फोकस करेंगे और जो एंगल बनेगा वो मेरिडियन हो जाएगा। ओके, फ्रॉम स्टेशन बी। सो दिस वाज द बेसिक। नाउ ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं हम, एक ट्रेवर्स मीन्स कि एक मैप जो है हमारी लाइंस को शीट पे कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन कौन से मेथड है, आप विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। सो इन दिस मेथड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस आर डायरेक्टली मेजर्ड बाय थियोडोलाइट, ठीक है, थियोडोलाइट के साथ एंगल्स मेजर कर लेंगे हम बिटवीन द लाइंस, एंड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द अदर लाइंस, मैग्नेटिक बेयरिंग चेक कर लेंगे बाकी लाइंस का, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। कौन कौन से मेथड के साथ, पहले तो इंक्लूडेड एंगल मेथड, नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ओके, सो इन 2 मेथड के साथ हम एंगल मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। अब फर्स्ट मेथड इज ट्रेवर्सिंग बाय इंक्लूडिंग एंगल मेथड। एन इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, अंदर का एंगल, जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट की लाइन है, अगली ये है, तो ये वाला अंदर वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल। So an included angle at a station is either of 2 angles formed by 2 survey lines meeting there, and these angles should be measured clockwise. So जो included angles हैं वो सारे के सारे clockwise measure होते हैं। ओके, मीन्स क्लॉक की डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है। So the method consists simply in measuring each angle directly from back side on the preceding station. ओके, सो बैक साइड जो है पिछले स्टेशन की, वहाँ से ही एंगल मेजर करना है। द एंगल में ऑल्सो भी मेजर्ड बाय रेपिटेशन मेथड से भी हो सकता है, बार बार मेजर करें आगे की तरफ। सो द एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम द बैक स्टेशन मे बी इंटीरियर और एक्सटीरियर। बैक स्टेशन से जो एंगल मेजर करेंगे या तो इंटीरियर एंगल होगा या वो एक्सटीरियर एंगल होगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस, डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं अपने थियोडोलाइट के साथ। सो क्लोज्ड एक फिगर बन जाएगी इस प्रकार से, यू कैन सी हियर कि क्लोज्ड फिगर बन जाएगी इस प्रकार से। नेक्स्ट इज ट्रेवर्स बाय डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल के साथ कैसे ट्रेवर्स करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल इज एन एंगल इन विच अ सर्वे लाइन मेक्स विद द प्रोलोंगेशन ऑफ प्रोसीडिंग लाइन। अब जो पिछली लाइन है हमारी, जैसे ये एंगल किया और ये एंगल ले लिया इंक्लूडेड एंगल, तो ये इसको प्रोलॉन्ग कर दे तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला बनेगा डिफ्लेक्शन एंगल। अगर इसको लाइन को प्रोलॉन्ग करके सर्वे लाइन की, तो उससे जो एंगल निकलता है वो है डिफ्लेक्शन एंगल।
So it is designated as R or right or left as it is measured clockwise or एंटी clockwise. अगर clockwise measure होगा तो उसको R डेजिग्नेशन देंगे राइट वाली, अगर एंटी clockwise measure होगा तो लेफ्ट वाली. ओके. दिस टाइप ऑफ ट्रवर्सिंग इज मोर सूटेबल फॉर द सर्वे ऑफ रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस बिछानी हो, ठीक है, रेलवे लाइंस, इसलिए डिफ्लेक्शन एंगल सूटेबल होता है. ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा एंगल सूटेबल होता है रोड्स के सर्वे के अंदर, तो डिफ्लेक्शन एंगल. वेयर द सर्वे लाइंस मेक ए स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल. ठीक है, ज़्यादा सर्वे लाइंस बेंड नहीं होती तो स्मॉल एंगल होने की वजह से इट इज़ मोर एक्यूरेट. सो डिफ्लेक्शन एंगल आप देख सकते हैं कि बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज द बेयरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन प्लस माइनस द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन. बेयरिंग कैसे निकालेंगे? बेयरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन प्लस माइनस डिफ्लेक्शन एंगल. ओके. क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव. इससे हम डिफ्लेक्शन एंगल से बेयरिंग ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं. सी ए से बी गए तो जो नॉर्थ से एंगल आया वो 41 डिग्री 10 मिनट्स. फिर उसके बी से सी गए. अब इस लाइन से इसको अगर सीधा कर दें लाइन को तो ये एंगल कितना आ जाएगा? डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री 10 मिनट्स. तो अब बेयरिंग क्या हो जाएगा लाइन का? प्रीवियस एंगल जो था हमारा 41 डिग्री 10 मिनट्स, उसमें हमने डिफ्लेक्शन एंगल ऐड किया 30 डिग्री 10 मिनट्स वाला. डिफ्लेक्शन एंगल ऐड किए तो हमारे पास बेयरिंग आ गया लाइन का. ठीक है, इस लाइन का बेयरिंग कितना हो जाएगा? ओके, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ. (71 डिग्री 20 मिनट्स 50 सेकेंड्स. ओके. सो नेक्स्ट इज ट्रैंगुलेशन विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट. अब हम सबसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सर्वे करने का बेस्ट तरीका वो ट्रायंगल मेथड है. अब ट्रैंगुलेशन विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट कैसे करेंगे? इन द पास्ट इट वाज डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, पिछले पुराने ज़माने में लॉन्ग जब दूर दूर के डिस्टेंस को मेजर करना इतना ईजी नहीं था, ना ही हमारे पास पुरानी को चेन सिग्नल टेप. So, but it was possible to accurately measure the angles between points many kilometers apart. कंपस का डिस्कवरी पहले ही हो गया था. सो कंपस से हम दूर दूर के एंगल्स को मेजर कर सकते थे. ठीक है, लिमिटेड ओनली बाय बीइंग एबल टू सी दी डिस्टेंट बीकन. सो दिस कुड बी एनीवेयर फ्रॉम फ्यू किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स और मोर. सो काफ़ी डिस्टेंस तक हम एंगल, तो हमारा जब एंगल निकल आया तो डिस्टेंस जितना मर्जी हो इट कैन बी मेजर्ड. सो इट इज़ द सर्विंग मेथड डैट मेजर द एंगल्स इन ए ट्रायंगल फॉर्म्ड. हमें मान लो एक सामने बिल्डिंग पता है कि वो 3 फुट की है, उसकी विड्थ है. ठीक है, 30 फुट विड्थ है. तो हम एक कोने से अगर दूसरे कोने का एंगल निकालें तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें हाइट का पता है. अब ट्रायंगल के अंदर हमें मान लो इस चीज़ की विड्थ पता है, तो हमने एक कोने से दूसरे कोने का एंगल निकाला तो हम जो हमारे फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उससे हम ये वाला डिस्टेंस पता कर सकते हैं. सो इट वाज इजी टू मेजर डिस्टेंस. सो दिस कुड बी एनीवेयर फ्रॉम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड मेजर्ड लेंथ ऑफ जस्ट वन साइड. एक साइड की लेंथ पता लग गई. अदर डिस्टेंसेस इन ट्रायंगल आर कैलकुलेटेड. दिस मेथड is called triangulation method. The shape of the triangle is important as there is a lot of inaccuracy in long skinny triangle. अगर ऐसी ट्रायंगल्स बनती हैं लॉन्ग स्किनी तो काफ़ी इनएक्यूरेसी आ जाती है. ठीक है, ट्रायंगल्स में, क्योंकि एंगल्स और डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, एंगल्स भी कम होते हैं, तो डिस्टेंसेस ज़्यादा फाइंड करने में इनएक्यूरेट हो सकता है. सो ईच of the calculated distance is then used as one side in other triangle. Okay, so this is done as often as necessary to form chain of triangles. मान लो ये बिल्डिंग है, उससे आगे कुछ है, तो हमने ये तो मेजर कर लिया इसका ये वाला डिस्टेंस. ठीक है, आपने सुना होगा फॉर्मूलाज. सो ये हैं साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइट करते हैं तो आ जाता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा. ओके, सो हमें परपेंडिकुलर पता है टैन
जो भी एंगल आया थीटा लगा के परपेंडिकुलर हमें पता है, मीन सामने वाला डिस्टेंस कुछ भी है तो नीचे वाला हम निकाल सकते हैं। ओके, so although the calculation are similar to trigonometry taught in high school, because the distances between the survey points is generally long, the calculations also allow for the curvature of the earth. Okay, so next, the measured distance in the first triangle is known as baseline. First triangle में जो measure किया हमने baseline, and it's the only distance measured. So all the rest are calculated out from the measured angles. हमने अगर इन दोनों बिल्डिंग्स का सर्वे करना है तो हम इसको अब हमने निकाल लिया है। अब इधर जाने के लिए हम इसी लाइन का यूज़ करेंगे एज अ बेस लाइन। फर्दर ट्रायंगल्स बनाते रहेंगे एंड सर्वे को प्रोसीड करते रहेंगे। ओके, so this meant that the distance would be relatively short and it would be reasonably flat area such as valley or plain. The triangles measured from it gradually increased in size and up to hilltops where distant points could be easily seen. So hilltops से जहाँ से डिस्टेंस पॉइंट आराम से देखे जा सकते हैं। तो प्लॉटिंग ऑफ इट ट्रवर्स, सी हमने जैसे एक अपनी शीट ले ली, ठीक है, उसके बाद हमने अपने थियोडोलाइट से इसको बेस पॉइंट मानते हुए इसका एंगल निकाला। तो इसी प्रकार से हम शीट के ऊपर भी अपना एक स्टेशन मार्क कर लेंगे। ओके, ये हमारा ये स्टेशन है, ये स्टेशन। फिर हमने जो अपना बेस ऑब्जेक्ट माना है कि यहाँ से हमने एंगल मेजर करना है तो उसको ऑब्जेक्ट ए मार्क कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। शीट के ऊपर भी ए, हमारी ड्राइंग शीट है। उसके बाद अपना जो सर्वे किया उसकी लाइन से उतना एंगल लेके, ओके, डिस्टेंस फिर भी ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। शीट के ऊपर भी अपना स्केल ले लेना है, जैसे कि 50 जो मीटर हैं वो शीट के ऊपर 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। किसी प्रकार से भी जितना बड़ा है सर्वे उतना ही स्केल हमारा बड़ा होगा, स्केल छोटा होगा, ठीक है, कि उसकी मेजरमेंट छोटी होगी। जितना बड़ा सर्वे है उस हिसाब से हमने शीट के ऊपर पूरा कर लेना सर्वे। ओके, तो एरर्स क्या होते हैं थियोडोलाइट सर्वेइंग के अंदर? थियोडोलाइट सर्वेइंग में एरर्स हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की हमारे थियोडोलाइट के अंदर एरर आती है। दूसरे एरर्स हो सकते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए सर्वे करते वक्त, मीन्स ऑब्जर्वेशनल एरर्स, ठीक है, और एक नेचुरल एरर को अर्थ को एक आ जाए, मैग्नेटिक हमारे जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक नीडल ही हिल जाए, ठीक है। तो कुछ नेचुरल एरर्स, या फिर विंड तेज़ चलती हो, ठीक है, और इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मी ज़्यादा हो, 50 डिग्री से भी ज़्यादा मान लो, तो इस नेचुरल एरर्स में आ जाते हैं। सो फर्स्ट आर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। उसमें क्या क्या हो सकते हैं कि नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, हमारी टेंजेंट स्क्रूज बिल्कुल सही ना हो, द प्लेट लेवल विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस आर सेंटर्ड, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट मेड ट्रूली वर्टिकल। अगर हमारी वर्टिकल एक्सिस हिल चुकी है तो हमारा थियोडोलाइट गिरने की वजह से भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। So as a result, the horizontal circle is inclined and the angles are measured in inclined plate. Inclined angles measure हो जाएंगे, ओके। हॉरिजॉन्टल करने थे पर हो इंक्लाइंड रहे हैं क्योंकि मूवमेंट होने की वजह से वर्टिकल प्लेट की। So the errors are introduced in the measurements of both horizontal and vertical angles. The errors is serious when the horizontal angles between the points at considerable different elevation are to be measured. अगर हम मेजर ही इस एलिवेशन में रहे हैं जैसे हिल को, तो हमारे तो एंगल्स पहले ही चल रहे हैं इस प्रकार से एरर की वजह से, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन हिली एरियाज। सो द लाइन ऑफ कोलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इफ लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, ओके। लाइन ऑफ कोलिमेशन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से करवा दी। सो इट विल ट्रेस आउट द सरफेस ऑफ ए कॉन इंस्टेड ऑफ ए प्लेन व्हेन द टेलीस्कोप इज रिवॉल्व्ड। जब घूमेगा टेलीस्कोप, हम घुमाएंगे, फेस लेफ्ट फेस राइट करेंगे। स्विंगिंग ऑफ ए टेलीस्कोप में भी जब फेस लेफ्ट और फेस राइट से की वजह से, ठीक है, स्विंग करेंगे टेलीस्कोप तो कौन बना देगा इंस्टेड ऑफ अ प्लेन। एज अ हॉरिजॉन्टल एंगल्स व्हेन मेजर्ड बिटवीन पॉइंट्स एट वाइडली डिफरेंट एलिवेशन विल बी इनकरेक्ट।
नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ना हो तो inclination error not perpendicular, so the line of collimation will not revolve in a vertical plane, okay, when the telescope is raised or lower। जब टेलीस्कोप को ऊपर और नीचे करेंगे तो जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो एक वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व नहीं करेगी, ओके। सो दिस का इट विल कॉज एन एंगल्स इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, ओके। So the line of collimation on the axis of telescope level not being parallel to each other। line of collimation और जो axis of telescope है वो parallel नहीं है एक दूसरे के, उसको parallax error हो जाता है। So this in this level is are not parallel to each other। the zero line of the vertical vernier is not true line of the reference and result में error आ जाएगा, जो हम angle read करेंगे उसमें error आ जाएगा, okay। An error is introduced in the measurement of vertical angles। next is the inner and the outer axis of both the upper and lower plate are not concentric। एक इस सर्कल में के सेंटर को नहीं फॉलो करते, कौन से, इनर एंड आउटर एक्सिस, ओके। दिस मेक्स द एंगल्स रीड ऑन इधर वर्नियर इनकरेक्ट। सो द एरर इज एलिमिनेटेड बाय रीडिंग बोथ वर्नियर्स एंड एवरेजिंग द टू वैल्यूज। So the graduations being unequal, next is the error is minimized by measuring the angle several times on different parts of the circle and taking the mean of all, okay। जो ग्रेजुएशंस हैं हमारे वर्नियर ही गलत बना हुआ है, उसकी ग्रेजुएशन अनइक्वल हैं, तो अलग अलग काफ़ी टाइम हम आगे से आगे मेजर कर सकते हैं। जैसे 0 से 10 डिग्री हमने 3 डिग्री मेजर करना, तो 0 से 10 मेजर करने के बजाय हम 10 से 20 भी के अंदर 10 से 13 मेजर करेंगे तो वो 3 डिग्री काउंट कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमारे एंगल्स ठीक नहीं आ रहे तो। सो वर्नियर्स बीइंग एसेंट्रिक, वर्नियर्स बीइंग एसेंट्रिक मीन्स कि वर्नियर्स जो हैं वो एक दूसरे के मीन्स हर एक सेंटरिंग नहीं है, ऊपर वाला वर्नियर और नीचे वाला वर्नियर मैच नहीं कर रहे, थोड़ा सा उनमें एरर है। सो ज़ीरो मैच नहीं करेंगे तो ठीक है, उसकी रीडिंग में एरर आ सकता है। द वर्टिकल हेयर नॉट बीइंग एग्जैक्टली वर्टिकल, जो टेलीस्कोप के अंदर वर्टिकल हेयर है, क्रॉस हेयर, एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है, जो आपको अंदर से टेलीस्कोप के अंदर से क्रॉस हेयर दिखेगा, ओके, एग्जैक्टली वो वाला वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, तो इससे एरर आ जाएंगे। अगले है ऑब्जर्वेशनल एरर्स की रीडिंग लेने वाले ये कौन से एरर है। इनएक्यूरेट सेंटरिंग, सी तो वेरी कॉमन एरर है कि हमने टेलीस्कोप की सेंटरिंग ठीक से नहीं की, मींस प्लम बॉब को हैंग करके पॉइंट से हमारा प्लम बॉब स्विंग कर रहा था तब जब हमने उसकी सेंटरिंग की, तो सारे डिस्टेंस में एरर आ जाएंगे, ठीक है। सो द एरर इज मच रिड्यूस बाय केयरफुली सेंटरिंग द इंस्ट्रूमेंट। इनएक्यूरेट लेवलिंग, हमें जो नीचे 3 लेवलिंग स्क्रूज होते हैं तो उनमें से उनसे प्रॉपर लेवलिंग नहीं की, हमारे दोनों बबल सेंटर में नहीं थे, उससे एरर आ सकता है। सो स्लिप, द स्लिप में होकर इफ इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट फॉर्मली स्क्रूड, अब स्क्रू नहीं किया, नहीं उसको हमने ट्राईपोड स्टैंड के साथ, ट्राईपोड हेड के साथ, और शिफ्टिंग हेड इज़ नॉट सफिशेंटली क्लैम्प्ड, तो टेलीस्कोप गिर सकता है, टेलीस्कोप थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। तो वर्किंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू, अब टेंजेंट स्क्रू से हमने टेंजेंट लाइन पैरेलल नहीं की तो टेंजेंट स्क्रू गलत घुमा दिए, तो उससे टेंजेंशियल एरर आ जाएगा, ठीक है। पैरेलैक्स क्या होता है, द एरर राइजेस ड्यू टू इम्परफेक्ट फोकसिंग, हमने फोकसिंग किया नहीं और ऑब्जेक्ट में से किसी और हेयर से, ऊपर वाले या नीचे वाले हेयर से ऑब्जेक्ट को देख लिया, तो पैरेलैक्स एरर आ जाता है। पैरेलैक्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रॉपर्ली फोकसिंग आई पीस एंड ऑब्जेक्ट ग्लास, ओके। हमें धुंधला दिख रहा था उसलिए कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं था, बिल्कुल साफ़ नहीं था, तो हमने थोड़ा सा रीडिंग को ऊपर नीचे ले लिया स्टाफ की, तो पैरेलैक्स एरर आ जाता है, ठीक है। इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ द पॉइंट साइटेड एंड नोन वर्टिकली ऑफ रेंजिंग रोड, ओके। रेंजिंग रोड सामने वाले ने बिल्कुल सीधी नहीं पकड़ी हुई थी, उससे एरर, एंड हमने प्रॉपर रीडिंग नहीं ली उससे, ओके। सो अगर हम काफ़ी पास में ऑब्जेक्ट या दिख नहीं रहे तो हम उसको कह सकते हैं, जो स्टाफ होल्ड कर रहा है स्केल, कह सकते हैं उस पर एक पेंसिल लगा दे ये रीडिंग के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, कि ये पेंसिल हमारे टेलीस्कोप के सामने है, हम उसको पेंसिल कह सकते हैं ऊपर नीचे कर, और हम पेंसिल के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आर मिस्टेक इन सेटिंग वर्नियर्स, मिस्टेक इन रीडिंग द स्केल ऑफ वर्नियर्स, मिस्टेक इन रीडिंग रॉन्ग वर्नियर, गलत रीडिंग ले ली,
मिस्टेक्स वाइल बुकिंग रीडिंग कैलकुलेशन में एरर आ गए, तो ये सब एरर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर एरर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, गर्मी बहुत है तो रिफ्रैक्शन आ गई, विंड स्टॉर्म हवा बहुत है, ओके, अंधेरी चल रही है, तो अब अवॉइड करना चाहिए सर्वे वर्क। द सन शाइनिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सन शाइन कर रहा है, पैरालिटिक्स एरर आ सकता है। बट द प्रिसाइज वर्क यूजुअली परफॉर्म अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, जब मौसम अच्छा हो तभी सर्वे करना चाहिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, थैंक यू, डैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर।